हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फोक मीडिया। परंपरागत माध्यम के पक्ष। परंपरागत संचार से आशय यह है ऐसे संचार जो आधुनिक माध्यमों के बजाय परंपरागत संचार सदियों से चला आ रहा है। संचार किसी भी समाज की आधारभूत शर्त होती है। यह समाज के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सभी सामाजिक परंपराओं में रचे बसे ऐसे अनेक माध्यम जिसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कठपुतली, पेपेट्री डांस भी इसको बोला जाता है, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक संगीत, राउत नाचा छत्तीसगढ़ में जैसे हैं, वैसे अनेक प्रकार के परंपरागत माध्यम जिसको हम लोगों को संदेश देने के लिए या उनके बीच में अच्छी सूचना पहुंचाने का एक ये माध्यम होता है। संचार की दृष्टि से परंपरागत संचार में अंतर व्यक्तिगत संचार और समूह संचार दोनों स्तरों पे संचार होता है। संचार के माध्यम से ही संस्कृति का निर्माण होता है। मनुष्य अपनी संचार गतिविधियों से ही संस्कृति को उत्कृष्ट बनाता है और अगली पीढ़ियों तक ले जाता है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं परंपरागत माध्यम के पक्ष, तो अगर हम पक्ष पढ़ रहे हैं तो उसमें हम दो तरीके से पक्ष पढ़ेंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, जिसको हम गुण और दोष के नाम से जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुण। परंपरागत संचार का गुण पहला है कि परंपरागत संचार सबसे सरल और लचीला माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम उसको आसानी से देख, सुन और समझ सकते हैं और उसका हम आनंद भी उठा सकते हैं, मनोरंजन का लाभ भी उठा सकते हैं। परंपरागत संचार अपने आप में ऐसे गुथी हुई है कि वह स्वयं में आयोजन न होकर वह सामाजिक प्रक्रिया सा हो जाता है। उसकी स्थिति समाज में सहज, स्वाभाविक और विश्वसनीय होती है। परंपरागत संचार में प्रयोग होने वाली भाषा, जिसमें प्रतीक चिन्ह भी शामिल होते हैं, यह इतनी सरल और ग्राह्य होती है कि आम लोगों को भी समझने में इसको आसानी होती है। इसमें भाषा की सरलता के वजह से भी यह परंपरागत माध्यम आधुनिक माध्यम से भी यह सरल और सहज हो जाती है, जिसको लोगों को समझने में आसानी हो जाती है और परंपरागत माध्यमों की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनती है। परंपरागत संचार की एक अच्छी गुण और होती है, यह होती है कि वह कथा वस्तु को, जैसे हम हमारे नानी नानी परंपरागत संचार की कथा वस्तु समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, जिसमें कहानी, कथा, चुटकुले, गीत इत्यादि लोगों के जन्म से शुरू हो जाती है। यह लोगों के जीवन से इतने जुड़े हुए होते हैं कि इनकी मनोरंजक कथा वस्तु लोगों को अधिक प्रिय लगती है। जैसे रामलीला में रामायण की कहानी को, रामायण की कहानी को मंचित किया जाता है, जिससे सभी लोग परिचित हैं। बहुत कम खर्च और कम तैयारी के साथ ही लोगों तक लोक कलाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले साज सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। परंपरागत संचार सस्ता और सुलभ होता है। परंपरागत संचार माध्यम बहुत ही लचीला होता है। परंपरागत संचार माध्यमों का उपयोग कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कठपुतली नाचा, कला, लोक संगीत कम तैयारी में भी ग्रामीण परिवेशों में भी आसानी से आयोजित किया जा सकता है। भारत में आज भी बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, यह परंपराओं में रहते हैं और ग्रामीण जीवन को जीते हैं, परंपराओं को अपनाते हैं। परंपरागत संचार इस पृष्ठभूमि में काफ़ी लाभकारी और प्रासंगिक है। परंपरागत संचार के कुछ दोष भी हैं, जैसे परंपरागत संचार क्या होता है, अधिकतर पुराने रीति रिवाजों को रूढ़िवादी में बंधे हुए रहते हैं। इसका परंपराओं में झगड़ा होना अधिक माना जाता है। परंपराएं नूतन परिवर्तन को निरुत्साहित करती हैं, जिस कारण से परंपरागत माध्यम बदलते समय के मुताबिक अपनी प्रासंगिकता बरकरार नहीं रख पाते हैं।
परंपरागत संचार की विषय वस्तु सदियों पुरानी है। वही पुरानी रीति रिवाज कहानियाँ दोहराई जाती हैं, जिसके कारण नौजवान नवीनता के अभाव के कारण नौजवान इसको अपनाने से या इससे मुख मोड़ लेती है। परंपरागत संचार अत्यधिक स्थानीय होने के कारण यह कम लोगों को प्रभाव डालता है। यह आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता है। परंपरागत संचार माध्यमों में रोजी रोटी जुगाड़ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है।